तो मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश जो मुहिम है, आंदोलन बन चुका है। इस पे रोज हम लगातार रात के 10 बजे मिलते हैं, आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप अपनी जान को हथेली पे लेके जो चल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। आज एक हमारे देश से, मध्य प्रदेश से बहुत बुरी खबर आई। एक बस जो 54 लोगों को लेकर जा रही थी वो एक नहर में गिर गई और उसमें से 47 लोग मारे गए। 47। एक ही राज्य में, एक ही शहर में सीधी से सतना जा रही थी बस, और जब सीधी से बस निकली तो उसके बाद ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जैसा कहा जाता है। क्यों खोया, कैसे खोया, वो बात की बात है, लेकिन 54 में से 47 लोग मारे गए। किसने मारा उन्हें? सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, या उन अथॉरिटीज ने जिन्होंने उस ड्राइवर को लाइसेंस दिया, या उस बस को जिसका उन्होंने फिटनेस साइन किया? मारा किसने उसे? मैं ये कहता हूं कि उसे सरकार ने मारा है। सरकारें ही मारती हैं। सरकारें, आप ये मत कहिएगा कि बीजेपी की है, कांग्रेस की है, उसकी। सरकार होती है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, पार्टी बाद में आती है। और इतने वर्षों से लगातार जो सड़कों पे लोग मारे जा रहे हैं उनको सरकारें ही मारती चली आ रही हैं, उसकी सुध कोई लेने वाला नहीं है। कोरोना आया, महामारी आई, हमने लॉकडाउन लगाया, हमने सब कुछ किया, फिर भी 10-11 महीने में 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं कोरोना नामक महामारी से। लेकिन ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं, उससे हर साल प्रति वर्ष 1.5 लाख लोग, लगभग 1,53,54,000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसको किसी ने महामारी अभी तक घोषित नहीं किया है। जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं रमाशंकर पांडे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसको घोषित कर देना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कोरोना में तो 1.5 लाख लोग मारे गए, बाकी ऐसा कोई नहीं है उसमें। शायद हमारे साथ आज जो पैनल पे एक डॉक्टर अंशुमान भी हैं, जो हमारे पैनल पे हमेशा कई बार आपने देखा है, सुना, उनसे भी हम समझेंगे इस चीज को। कोरोना से तो लोग सीधे मारे गए, उसके बाद कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ ऐसा बॉडी का ऑर्गन फेल हो गया हो जिसकी वजह से बाकी काम वो नहीं कर पा रहा हो, हम बाद में समझेंगे। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट्स में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं लगभग, और 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल घायल हो जाते हैं, और जो कुछ तो उसमें से ऐसे होते हैं जो कभी व्हील चेयर पे पूरी तरह से पहुंच जाते हैं और पूरे जीवन भर वो व्हील चेयर के बिना कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, और कुछ हमेशा के लिए बिस्तर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी समस्या, ऐसी महामारी, इसको हम क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं? इसी सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान, जो ऑन्को सर्जन हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग सोशल मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और बताते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है। रमाशंकर पांडे जी रोज होते हैं आपके सामने, और मिस्टर जूड पीरिस हैं, जो कि मुझे पता नहीं था, इनसे मिलने से पहले हम लोग बात जरूर करते थे कि ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। इनसे हमने आज वेबसाइट का इनका एड्रेस भी लिया था, वहां मैंने देखा ये तरह तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग व्हीकल ड्राइवर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें अवेल कौन करता है। रमाशंकर पांडे जी, आज जो 54 लोगों में से 47 लोग मर गए, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, जैसा आपने कहा, आपने जिम्मेदारी सरकार को दी। मैं मानता हूं कि हम सब लोग एज ए सिटीजन, एज ए जो नागरिक हैं, हम जिम्मेदार ना हों कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग भागीदार हैं। शायद इसलिए भागीदार हैं, आपने कहा कि चर्चा कैसे होगी, इसका प्रायोरिटी कैसे सेट होगा, नेशनल प्रायोरिटी कैसे बनेगी, देश कैसे इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा। जब हम आवाज उठाएंगे, जब हम इस पे बातें करेंगे, जब हम इसको लेके अपने चुने हुए लोगों से, जो हमने एक
इसको लीडरशिप बोलते हैं। अपने लीडरशिप को क्वेश्चन करेंगे। आप जो मीडिया क्वेश्चन कर रहे हैं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक सिटीजन मूवमेंट नहीं होगा तब तक इसको उस तरह की प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आज जब 47 लोग मारे गए, बस गड्ढे में, नहर में चला गया, तो अचानक से ये नेशनल न्यूज थोड़ा हाईलाइट हुआ। आप ये सोचिए 815 लोग तो रोज मर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह मर रहे हैं। तो क्या इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग जगह मर रहे हैं तो उनकी मौत लावारिस हो गई? कहीं ना कहीं आज हम भावुक से ज्यादा साइंटिफिक रूप से बात करें, डेटा के ऊपर बात करें और इसको अंजाम तक लेके जाएं। आपने जैसे ट्रेनिंग की बात करी, इस तरह के कितने मुद्दे हैं और ये सब साइंटिफिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी आपदा नहीं है जो बाढ़ या भूकंप की तरह हो। इवन बाढ़ और भूकंप में भी लोगों को बचाया जा सकता है। ये एक ऐसी आपदा है जो मैन मेड है। वी आर डिजाइन टू डाई। अगर हमारे पास एक मशीन आ गई, एक बुलेट की तरह, एक बंदूक आप किसी को दे दीजिए और वो फायर करे हर जगह, क्योंकि गाड़ी के अंदर जैसे ही मोशन आता है, जैसे ही स्पीड आती है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कई जगह बोला गया कि बस की स्पीड से उन्होंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया। हो सकता है स्पीड के कारण हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है। जब इसकी एनालिसिस होगी तो पता चलेगा, लेकिन क्या एनालिसिस होगी? आज हम लोगों ने सुन लिया, इसके बाद क्या होगा? क्या इसका फॉरेंसिक तरीके से एनालिसिस होगा? क्या जिस तरह से क्रैश रिसर्च होता है वो होगा? और वो नहीं होगा तो हमें रूट कॉज का पता नहीं चलेगा। रूट कॉज का पता नहीं चलेगा तो दवा क्या देंगे? तो रविंद्र जी, आपने सही कहा, जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि लीडरशिप पे तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदार हम लोग भी हैं। उस कमजोर रमाशंकर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिम्मेदार सरकार है और भागीदार हम भी हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब हम सरकार चुनते हैं तो सरकार इन सारे कामों को करने के लिए ही चुनते हैं। हमारी उसमें कोई उस तरह से अगर देखें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डायरेक्ट जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को ढंग से नहीं निभा रही है। इस कारण हम अपने जो काम हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको छोड़ के, उनको कहीं हम साइडलाइन करके हम इस जिम्मेदारियों को भी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियां आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी उस कंपनी को चलाने की है, उसको प्रॉफिट में पहुंचाने की है, अपने एम्प्लॉयज को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की है। लेकिन क्योंकि आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि समाज में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आपको लगता है नहीं कर रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार की है, मैं ऐसा समझता हूं। देखिए रविंद्र जी, इसमें एक बड़ी बात आपने कही, हमें चुनने का अधिकार है। किस चीज को चुनने का अधिकार है? बिटवीन बैड टू वर्स। किसके घोषणा पत्र में लिखा है कि क्रैश पे काम करेंगे? कहां मैं जाके देखूं कि कौन सी सरकार बोल रही है कि वो रोड एक्सीडेंट पे काम करेगा? जब आपको चुनने वाले हर सरकार, हर पार्टी, कहीं भी आपको ये नहीं मिले तो आप चुन क्या रहे हैं? तो हमें चुनने का, जो आपने कहा ना, हमें अधिकार है, उस अधिकार को हम तभी एक्सरसाइज करेंगे जब हमारे पास उसका चॉइस हो। आपको कोई बोले चॉकलेट वनीला लो, तो मैं वनीला ले सकता हूँ, आप चॉकलेट। अगर आपको कोई बोले चॉकलेट तो क्या चुनेंगे फिर हम? हमारे पास तो सब वही के वही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस को बदलने की जरूरी है। तभी मैं बोल रहा हूँ, बिना एक मूवमेंट के आप इसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पार्टी, हर सरकार के कहीं भी घोषणा पत्र में ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है। जी डॉक्टर अंशुमान, जो ये 47 लोग आज मार दिए गए एक साथ एकदम से, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या वाकई में सरकार जिम्मेदार है या नागरिक जिम्मेदार है? जी रविंद्र जी, रमाशंकर जी ने जो बात कही, आपने कही सरकार जिम्मेदार है, रमाशंकर जी ने ऐड ऑन किया जनता की भागीदारी है। मतलब ये तो पूरा सिद्ध हो गया कि इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल और गवर्नेंस लेवल, तीनों इसमें मिले जुले हैं। अब देखिए क्या होता है, संविधान भी हमारा कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। एंड क्या हो रहा है, जो कई बार सोशल मीडिया पे मैं बात उठा चुका हूं, गुड गवर्नेंस वर्सेस गॉड गवर्नेंस। हिंदुस्तान चल रहा है गॉड गवर्नेंस से, राम भरोसे हिंदू होटल जो मुहावरा है, मतलब हो रहा है, हो जाने दो, एक न्यू नॉर्मल मान के रख लिया। और रमाशंकर जी ने बहुत उम्दा बात कही, क्या प्रायोरिटी है? यही बात मैं मेडिकल के लिए कोरोना के पहले के प्री कोविड एरा में कहता है, हेल्थ कितनी प्रायोरिटी है? सरकार चुन के गई, उससे किसने मांगा कि मुझे अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए? प्रिवेंशन की, मतलब कई ऐसी बीमारियां जिसको रोकने की व्यवस्था। सिमिलरली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक प्रिवेंटेबल इंसिडेंट है
जिसको हम एक्सीडेंट का दर्जा देके छोड़ चुके हैं, मतलब दुर्घटना, उसमें कितना वाकई एक्सीडेंट है, कितने को हम कल्पेबल होमिसाइड में डाल सकते हैं, कितने को अटेम्प्ट टू मर्डर में डाल सकते हैं, और कितने को लॉ ऑफ टॉर्ट में डालते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट जो दर्शक सुन रहे हैं, ऐसी चीज है कि उसमें जिम्मेवारी किसकी होगी। उदाहरण के तौर पे एक स्कूटर रोड पे जा रहा था, रोड पे गड्ढा था, गड्ढे में स्कूटर गिरने से उसकी मौत हो गई, तो जिम्मेदार कौन है? ये लॉ ऑफ टॉर्ट डिसाइड करेगा। जिम्मेदार उस गड्ढे को समुचित प्रॉपर रोड देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए क्या है, कैसे कैसे कंफ्लिक्ट ऑफ ट्रैफिक है इंडिया में। रोड बनी, हर बार यही होता है, बरसात में रोड खराब होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई? कॉन्ट्रैक्टर को किसने पकड़ा? किसको बताया कि 1 साल के अंदर आपकी रोड खराब हुई? रोड का मेंटेनेंस, पेवमेंट आपका है, पेवमेंट पे छोले कुलचे बेचने वाले रेड़ी पटरी वाले हैं, तो पेवमेंट पे चलने वाली जनता उतर गई रोड पे, उसी रोड पे साइकिलिस्ट उतर गए, उसी रोड पे ऑटो रिक्शा उतर गया, उसी रोड पे जब से ये गौ रक्षा की बात शुरू हुई है तब से गायों को छोड़ दिया गया है उस सड़क पे। तो जो चलने वाले लोग हैं उनका साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट देखिए कितना है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। और जो ऑफिस फॉर एग्जांपल जा रहा था, तो ऑफिस की टेंशन की 1.5 घंटे में जाम में हूं, ऑफिस में लेट पहुंचा। ओवरऑल पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिचुएशन है, और इसमें 3 स्तर पे मैं जिम्मेदारी निर्धारित करता हूं। इंडिविजुअल, व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या क्या है, कम्युनिटी की जिम्मेदारी क्या क्या है, और सरकार की जिम्मेदारी। इस हेडिंग में हम आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। जूट साहब, आप जिस तरह से ट्रेनिंग में बेसिकली आप प्रोवाइड करते हैं, सारे देश में प्रोवाइड कर रहे हो, आपने भी बताया कि आप मलेशिया में भी ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, श्रीलंका में भी जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह की ट्रेनिंग है, उससे क्या लाभ आप अब तक आपने देखा है, क्या इम्पैक्ट हासिल हुआ है? देखिए, ट्रेनिंग कई प्रकार के ट्रेनिंग हैं, कई कैटेगरीज के ट्रेनिंग हैं। जनरली हमें फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम अप्रोच होता है ट्रेनिंग्स के लिए। अगर होता भी है तो वो लार्ज स्केल में होता है, आप 200-300 लोगों को स्टेडियम में ट्रेन करिए, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब उसमें इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। जहां हम ट्रेनिंग करते हैं वो कॉर्पोरेट्स लेवल में करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में करते हैं, ऑयल सेक्टर्स में करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में करते हैं, जहां एक कंप्लायंस है, जहां पे एक पॉलिसीज है, जहां पे अपना CMVR और उनका ग्लोबल पॉलिसी को मिला के व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, जो अच्छे प्रैक्टिस है उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं। सो इस ट्रेनिंग में कंप्लीट क्लासरूम ट्रेनिंग, जो एजुकेशन चाहिए, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको शिक्षा होनी चाहिए। जैसे रमाशंकर जी ने कहा कि हथियार है, अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो जो भी इंसान, जो भी चालक, कोई भी प्रकार का चालक होने दीजिए, वो कमर्शियल हो या कोई प्राइवेट वाला हो, जो गाड़ी चला रहे हैं वो चालक हैं जो स्टीयरिंग के पीछे बैठते हैं। जब उनके पास वो ज्ञान नहीं है और वो सड़क पर उतरते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, आज का मानना है जिस मोमेंट जैसे आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हो, उससे मोस्ट हैजर्डियस जॉब, उससे और खतरनाक काम इस दुनिया में नहीं है। कारण उनके पास ना एजुकेशन है कि किस प्रकार से इस हथियार को मैं सुरक्षित तरीके से इस पार से उस पार तक ले जाऊं, ताकि ना मुझे कुछ हो ना किसी और को रास्ते में है उन्हें कुछ होना चाहिए। इसके लिए काफी चीजें की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें साइंस है, उसमें एजुकेशन है, उसमें लॉ है, उसमें कानून क्या बोलता है, उसमें मेरा सुरक्षा क्या चीज है, उसके अंदर स्किल्स क्या होने चाहिए, उस प्रकार गाड़ी किस तरीके से मुझे हैंडल करना चाहिए। 2 चीजें हैं, या तो गाड़ी का यूज करना या गाड़ी का अब्यूज करना। हम गाड़ी का यूज तभी कर सकते हैं जब हमें कुछ प्रकार का शिक्षा मिले, कुछ ट्रेनिंग मिले कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे इस हथियार को सुरक्षित तरीके से उस पार ले जाना है, इस सामान को इस जगह से उस पार लेके जाना है, या इन जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर सौंपा गया है सुरक्षित तरीके से सामान हो या इंसान हो या माल हो, सुरक्षित तरीके से उस पार लिया जाए, ताकि ना जान को, ना वातावरण को, ना एनवायरनमेंट को, ना किसी को किसी प्रकार की हानिकारक हो। और हमारा मानना है, हमारा तजुर्बा ये कहता है, जहां भी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स किया है, ट्रेनिंग के बाद जो रिजल्ट्स निकला है, जो इसका नतीजा यही निकला है कि कई पैमाने में आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट रेट्स जो हैं वो काफी कम किया है। एक्सीडेंट रेट्स ओनली नहीं, इंसिडेंट्स भी जो होते थे, हम NMPI बोलते हैं, नियर मिस एंड पोटेंशियल इंसिडेंट्स, जहां पे वो पहला चीज होता है जो NMPI जो बोलते हैं हम, नियर मिस एंड पोटेंशियल इंसिडेंट, कि वो भी रिपोर्टिंग केसेस होता है कि जब भी हम बात करते हैं आपस में कि अरे आज मैं आ रहा था, मैं बाल बच गया। जो बाल बच गया है उसके पीछे कुछ कारण था, उसके पीछे कुछ चीजें था। जहां बाल बच गया वो मैं नहीं बचा था, मेरे को किसी और ने बचाया था, इसलिए हम दोनों का जो संतुलन था उसके कारण हम बाल बच गए।
बस उसका जैसे आप कहते हैं कि रूट कॉज के अंदर जाएंगे, हम उसके जड़ तक जाएंगे तो पता चलेगा कि 50% या 60% या 70% मेरी गलती थी या 30% उसकी गलती थी। बट लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि मेरी गलती है या उसकी गलती है, कोई ये नहीं सोचता है कि इसका नतीजा क्या होगा। जो नतीजा आज एमपी में हुआ है, नतीजा यही होता है कि हम गलतियां देखते हैं, नतीजा कोई जाता नहीं है। नतीजा में यही होता है कि बस हम जाने खो बैठते हैं, हर घर से नतीजा यही होता है कि अल्टीमेटली हम जाने खो बैठते हैं और उसके बाद हम उससे सीख लेने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले चूंकि हम हर रोज प्रतिदिन 5 क्विज पूछते हैं और 15 विजेताओं को इनाम देते हैं, तो आज की जो पहली क्विज है वो मैं चाहता हूं रमाशंकर जी आप रीड आउट करें हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छे रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हम लोग आप देख रहे होंगे हमारी काउंटर बहुत नजदीक पहुंच रही है अपने लास्ट डे की तरफ। 66वां प्रश्न, 66 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, और कल तक हमारा रोड सेफ्टी मंथ है। यू आर ड्राइविंग योर कार लेट इन द नाइट, रात को काफी देर हो चुकी है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं। सडनली यू इनकाउंटर फॉग ऑन द रोड, अचानक से आपका फॉग सड़क पे आ जाता है। जब आप चले थे तब नहीं था, लेकिन अचानक से वो आया। यू विल, आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए, कंटिन्यू टू ड्राइव विथ हेडलाइट्स ऑन, आप हेडलाइट को ऑन कर लेंगे और ड्राइव करते चलेंगे। बी, पुल ओवर एट दिस साइड एंड टर्न ऑन योर ब्लिंकर्स, आप बगल में गाड़ी कहीं भी जहां जगह होगी वहां पे पार्क करेंगे और ब्लिंकर ऑन कर लेंगे। सी, कंटिन्यू टू ड्राइव विद हजार्ड लाइट्स ऑन, पूरी हजार्ड लाइट ऑन कर देंगे और ड्राइव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ड्राइव, लेकिन हजार्ड लाइट ऑन के साथ करेंगे। डी, ड्राइव फास्ट टू पास द फॉगी एरिया से, क्योंकि अचानक से फॉग आया तो और जल्दी करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस एरिया से निकल जाए। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। और डॉक्टर अंशुमान क्या करना चाहिए हमें? मेरे ओपिनियन में ऑप्शन सी बेहतर है। बाकी रमाशंकर जी इसके एक्सपर्ट हैं और बताएंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि हम है अपना डॉक्टर अंशुमान, तो हमारी जो एक्सपर्ट जो जनता है आजकल वो खेल रही है और इसमें तकरीबन 90 से 95% तक आंसर सही आते हैं। कई में तो रमाशंकर जी ने बताया 99% तक आंसर सही है। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे रहे जो 50-60% पे रह गए, अदरवाइज इतना अच्छा रेशियो चल रहा है। तो मैं बार बार यहाँ पे भी कहता हूँ सबसे कि भाई आप लोग कंप्यूटर पे तो अच्छा खेल रहे हैं, सड़क पे अच्छा खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? तो आंसर हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है। लॉक किया जाए, अंशुमान जी का आंसर लॉक किया जाए। और तो आंसर बी है, ऑप्शन बी है। देखिए, होता क्या है कि जिस समय फॉग आया ही है, सडनली जब आता है, जब आप फॉग में चल रहे हैं कुछ दूरी तक, तब तक फॉग की डेंसिटी, फॉग स्टेबलाइज कर जाता है। जब ये फॉग अचानक आता है तो आपने भी गौर किया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई जानवर आता है, वैसे फॉग चल रहा होता है। कुछ पल के लिए आप फॉग को स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, आपको जहां भी जगह मिले वहां रुक जाइए, फिर आप सड़क पे दोबारा आ जाइए, क्योंकि उस समय सबसे खतरनाक समय होता है। जैसे हम लोग ट्विलाइट जोन बोलते हैं, जब आप सुबह का समय देखें या शाम को जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, वो एक ऐसा जोन होता है सबसे खतरनाक होता है। तो ऐसे में हमें थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए और फिर प्रवेश करना चाहिए। हजार्ड लाइट, जो आपका ऑप्शन सी है, वो फिर एप्लीकेबल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। जी, और आज के जो विनर्स हैं वो भी हम अनाउंस कर देते हैं। और आज के विनर्स हैं मनी अधिकारी, निहारिका रावत और राहुल श्रीवास्तव। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, बहुत बहुत बधाई है कि आप इस तरह से यहाँ खेलते हैं, जीतते हैं, लेकिन आपको इन्हीं नियमों का पालन सड़कों के ऊपर भी करना है। डॉक्टर अंशुमान, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम जब बात कर रहे थे इन एक्सीडेंट्स की, जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे। नो डाउट जिम्मेदारी सबकी है, सबको मिल के काम करना। जब चीजें खराब हो गई हैं तो अब ये नहीं हो सकता है कि हम किसी एक के ऊपर छोड़ दें, और जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त है, इसीलिए आप सब लोग, हम लोग मिलके एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और इस मुहिम को चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 1 महीने से लगातार हम लोग चला रहे हैं। 18 से 17 तक का ये प्रोग्राम था और हम लोगों ने तय किया है कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, आप डॉक्टर हैं, कोरोना काल में हमने आपके साथ भी बहुत सारे डिस्कशंस किए। 1.5 लाख लोग अब तक तकरीबन 1,53,000 लोग कोरोना से हमारे देश में लोगों की जान चली गई है। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट्स की बारी आती है तो इतने ही लोग हर साल मारे जाते हैं और 4.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। तो क्या इसको हम महामारी के कैटेगरी में नहीं रख सकते? क्या इस पे हम उसी तरह से मेहनत और हमें काम नहीं करना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए जिस तरह से कोरोना पे किया है? जी,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। देखिए क्या है, कोरोना जब आया तो इसको वैश्विक महामारी मतलब पैंडेमिक का दर्जा दिया गया। पैंडेमिक कहते हैं कि न्यू और मोर देन द एक्सपेक्टेड एंड अक्रॉस द ग्लोब, ये पैंडेमिक हुआ। एक चीज होती एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब जितनी स्थिति जिस बीमारी या जिस चीजों की वहां थी उससे ज्यादा हो गई। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को अगर दर्जा देना होगा तो ये एंडेमिक है, मतलब ऑलरेडी आपके बीच में इतने आंकड़े के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, एंडेमिक है, तो ये प्रायोरिटी में नहीं आया। जो चीज नई और अकस्मात आती है उसको तो प्रायोरिटी मिल गई। कोरोना के समय बहुत सारे हॉस्पिटल सुधर गए, सरकारी तंत्र सुधर गए, सरकारी तंत्रों पे सवाल हुआ, और मेडिकल हिस्ट्री का आपने देखा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वैक्सीन तक बना लिया गया, जो कि आज तक रिकॉर्ड रहा मेडिकल हिस्ट्री के। सिमिलरली अगर रोड सेफ्टी अगर प्रायोरिटी में जब तक नहीं लाएंगे, इसको अवेयरनेस से लेके और एग्जीक्यूशन तक नहीं लाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है, एग्जीक्यूशन का मतलब कि लीगल में बहुत सारी थ्योरी होती है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड पनिशमेंट थ्योरी, दोनों की जरूरत है। यहाँ रिफॉर्मेटिव जन जागरूकता ट्रेनिंग सबको करना है, लेकिन पनिशेबल ऑफेंस, यही हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग दुबई में जाके अमेरिका में जाके गाड़ी अच्छी चलाते हैं, एक्सीडेंट अवॉइड करते हैं। इंडिया में यहाँ होड़ दूसरे तरीके की लगी हुई है, और इस बीमारी को वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बीमारी का दर्जा में दे रहा हूं, वही नहीं रोकना है, उसके बियॉन्ड जाइए। रोड पे चलने के कारण जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, उसके कारण होने वाले हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, मेंटल इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद की कमी, और ऐसी न जाने अनगिनत कितनी समस्याएं हैं एडिशनल। जब गाड़ी स्लो ऑटोमोबाइल चलता है, व्हीकल में मान लीजिए फॉर दैट मैटर सिटी में 3rd या 4th गियर पे चलना है, जैम के कारण, रोड ट्रैफिक जैम के कारण गाड़ी स्लो चल रही है, इंसान इरिटेबल होगा, और जो एक्सीडेंट नहीं करने वाला था इंसान इरिटेबिलिटी में अपना मेंटल बैलेंस खोएगा, एक्सीडेंट करेगा। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन के कारण हार्ट डिजीज, अस्थमा और लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी समस्या आएगी। तो मतलब ये इतना बड़ा मिनस है कंट्री के ऊपर रोड सेफ्टी, जिसको सिर्फ एक हेड ऑन कॉलिजन या कॉलिजन होकर डेथ होने तक को ना देखा जाए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको एक अहम मुद्दा बना के, जैसे सरकार से आप मांगते हैं 370 मांगा, 370 मिला, राम मंदिर मांगा, राम मंदिर मिला, तो अब ये भी मांगिए कि सड़क सुरक्षा और जो घर से निकला है सुरक्षित वापस घर लौट सके, इसकी समुचित व्यवस्था कराइए। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, घर से जो निकला है वो वापस घर पहुंचे सुरक्षित, ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। और जो आज का क्विज 2 है वो मैं सामने प्ले कर रहा हूं, और मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्विज को आप अनाउंस करें, बताएं क्या है। अंशुमान जी आप बताइए, क्वेश्चन पढ़ के बताइए, फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे। जी क्वेश्चन डिस्प्ले में नहीं आ रहा, नहीं डिस्प्ले पे मुझे नहीं दिख रहा है। रमाशंकर मैं पढ़ देता हूँ। A biker is rammed into your car causing minor damages to your bumper। कई बार होता है एक 2-व्हीलर वाला कहीं भी फ्लो कर जाता है, तो आपके गाड़ी के बम्पर में आके वो टकरा जाता है, एक माइनर इंजरी आपके बम्पर को हो जाती है। अब उस समय में आप क्या करेंगे? ए, टेक नोट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द बाइकर एंड लॉज ए क्लेम। उसका डिटेल ले लेंगे, उसके नंबर और सब कुछ लेकर बाद में आप क्लेम लॉज कर लेंगे। बी, फाइट विद द बाइकर एंड डिमांड मनी फॉर द रिपेयर। वहां उससे अक्सर जो देखते हैं लड़के उससे पैसे लेंगे ताकि आपका रिपेयर हो जाए। सी, रैम योर कार ऑन टू बाइक एज रिवेंज। आप गुस्से में बाइक को घसीटेंगे या उसमें धक्का मारेंगे, ये सी ऑप्शन है। डी, ड्राइव एट हाई स्पीड चेजिंग द बाइकर। बाइकर जैसे ही धक्का मार के आपको आगे भागा तो आप भी उसके पीछे एक चेज का गेम जो सड़क पे होता है उसमें शामिल होंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, हम लोग फूड फॉर देते हैं लोगों को। आंसर्स काफी अच्छे आए हैं और चर्चा कर लेते हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या इसका ऑप्शन बनता है? आपने मेरे से पूछा सवाल? जी आपसे पूछा। हाँ, मेरे हिसाब से रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के इसमें पहला ए बोलूंगा कि जाके क्लेम्स करेंगे। बट जो सिचुएशंस होता है इंडिया में, हम या तो बाइक के पीछे जाते हैं, रोड रेज होता है, या अगेन हैंड जो ताकतवर है वो पैसा लेगा। बट आइडियली रेस्पॉन्सिबली ऑप्शन ए शुड बी द आंसर।
मतलब थ्योरेटिकल ए होना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत सारे ऑप्शंस बहुत हो सारे जाते होते हैं, बट एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन यही होना चाहिए। हैं। बिल्कुल, तो थ्योरेटिकल जो आंसर उसके है वो उसके 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 लिए जूट साहब की बात में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, ये भी पॉसिबल है। उसमें अगर आपको कानून पे भरोसा हो जाए और ये फास्ट ट्रैक आपको जवाब मिल जाए कानून के तहत, मतलब आपने इंस्टेंट फोटो लिया, जैसे मैं बताता हूं ओमान में मैं था, मेरे अपनी आंखों से देखा कि इसी तरह के फाइट हुए, निकल के दोनों गाड़ी वालों एक दूसरे को कहता है अस्सलाम वालेकुम, उनकी अपनी लैंग्वेज बोलता है, सब खैरियत, सब ठीक, घर पे सब ठीक। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कैसे बात कर रहे हैं इन लोगों की, एक्सीडेंट गाड़ी हुई। फिर उसी समय एक ने फोन पे जो भी जैसे हमारे 100 है नंबर डायल किया, जो सपोजिटली आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आके उसने टक्कर मारी थी, पुलिस आई, देन एंड देयर फैसला हुआ, उसको कॉम्पनसेशन मिला, और एक पुलिस ने एक नोट दिया कि ये मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है, इनका कॉम्पनसेशन हमने दिलवा दिया, अब जाके गाड़ी आप ठीक करा सकते हैं। बिना उस नोट के उनकी गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या इंडिया में हमारी कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम ऐसा है कि नागरिक उस पर भरोसा करके लॉज करके छोड़ दें? नहीं होगा। एट द सेम टाइम बाकी तीनों ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि उनके पीछे जाओ, लड़ाई करो, पैसे मांगो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि सिस्टम को इंप्रूव करो ताकि जनता का भरोसा हो जाए सिस्टम पे और जनता इसको फॉलो कर ले। बिल्कुल, जनता का भरोसा वही है। सिस्टम पे होना बहुत जरूरी है। जब तक जनता का भरोसा सिस्टम पे नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें कई बार बेमानी लगती हैं। और इसके विजेता जो आज के हैं वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। रमाशंकर जी, मैं चाहूंगा आप अनाउंस करें। ब्रिजेश सिंह जी, कृष्णा चैतन्य जी और निकुंज चुनारा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। और अभी यही है कि आप जो है यहाँ पे गेम जीत रहे हैं, इनाम जीत रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर, ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, लेकिन सड़कों के ऊपर आपको इन नियमों का, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका पालन करेंगे तो मैं समझता हूं सड़क पे जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको हम कम कर सकते हैं और उससे होने वाली जो हानियां हैं, नुकसान है, उनको भी कम किया जा सकता है। रमाशंकर जी, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, हमने कई बार ये बात करी कि एक्सीडेंट्स को लेके हमने बात करी कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। उसमें यही बात आई बार बार कि ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो हमारे लिए यहाँ पे इतना इजी है, कभी भी कहीं भी किसी को भी लाइसेंस मिल सकता है। यही आज की तारीख में भी यदि आपको कार चलानी नहीं आती है तो भी आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, बशर्ते आप 5-7 हजार रुपए खर्च, 5-7 हजार रुपए, वो भी ज्यादा नहीं कि आपको लाखों रुपए खर्च करने, 5-6 हजार रुपए, हो सकता है कहीं पे और भी बहुत कम पैसे हो, इससे भी कम में लाइसेंस मिल जाता हो। तो ऐसी भी सिचुएशन को हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे? इसको कब देखते हैं, कितने लंबे समय में ये खत्म हो पाएगा? देखिए, इंसान की जो साइकोलॉजी है, और डॉक्टर अंशुमान ज्यादा जानते होंगे, बट मुझे जो प्रैक्टिशनर मैं टीम्स के साथ जैसे काम करता हूँ हजारों लाखों लोगों के साथ, तो मुझे जो दिखता है कि हर इंसान कई बार ये जो कुछ ना कुछ लालच या कुछ ना कुछ डर, इन दोनों के बीच में झूलता रहता है। तो अगर कुछ करने के लिए उसके पास कुछ लालच नहीं है, कुछ इंसेंटिव नहीं है, सपोज मेरे बाबा बोलते थे अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नाउ अगर मुझे ये इंसेंटिव नहीं दिखता है कि मैं सुबह क्यों उठूं, तो हिंदुस्तान सुबह नहीं उठेगा। उसी तरह से अगर मुझे इंसेंटिव नहीं पता चल रहा है कि मेरे ट्रेनिंग लेने से क्या फर्क पड़ेगा। आज देखिए, आपने ओमान की बात डॉक्टर अंशुमान जी ने कहा, अगर आप एक्सीडेंट इंडिया में करते हैं, क्रैश हो जाता है, तो क्या अगर आप सही भी हैं तो क्या इंश्योरेंस मिलना नहीं मिलना उस पर डिपेंड करता है? सबको इंश्योरेंस मिल जाता है। तो हमारे यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा एकदम क्लियर है, आप देख रहे हैं, मैं तो प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ कि जितने भी हम लोग क्विज खेल रहे हैं इसमें करीब करीब 100% सही आंसर आ रहे हैं, पर सड़क पे ऐसा नहीं होता, ये भी प्रमाण है। ऐसा क्यों है? हम जो करते हैं, वो कहते हैं, वो करते नहीं है। तो ये अंधेर नगरी है, जो मैं बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि हम लोग गुड गवर्नेंस नहीं, गॉड गवर्नेंस, वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, जो हमने हिंदुस्तान को बनाया है, ये गॉड गवर्नेंस से जो चल रहा है। तभी आपने सही कहा, नींबू मिर्ची आ जाती है, हम लोग भगवान के फोटो डैशबोर्ड पे लगाते हैं, हमें लगता है ये बचा लेंगे। हम तो एक मनुष्य हैं, हम तो गलती करते रहे, हमारा कोई इंसेंटिव नहीं है कि उस गलती को ना करें। तो ट्रेनिंग का इंसेंटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव होना चाहिए कि ट्रेनिंग से क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले ड्राइवर, जो कमर्शियल ड्राइवर है, उनका प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए।
जो ज्यादा ट्रेन है उसको ज्यादा पैसे मिले, उसका अच्छा ड्रेस हो। आज आप देखिए जो आईएएस और आईपीएस बनते हैं उनको भी अलग अलग, एक आईपीएस का कितना स्टार है, आर्मी में जब जाता है तो उसको क्या क्या डेकोरेशन मिला हुआ है, हम कैसे कैसे उसको अवार्ड्स देते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छा करने वालों को प्रोत्साहन देना जरूरी है, एक कॉन्क्रीट इंसेंटिव देना जरूरी है, जैसा कि आप कर रहे हैं इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश में क्विज करवा के आप लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं। आपने अभी जो ये ऐप है इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश का, इसमें अच्छा चलाने पे लोगों को पॉइंट्स मिल रहा है, गडकरी जी का साइन किया हुआ ट्रॉफी मिल रहा है, पहली बार सरकार के साइन से चालान मिलता था, आज पहली बार सरकार के साइन से आपको सम्मान मिल रहा है अच्छी गाड़ी चलाने के लिए। छोटी सी शुरुआत है और इसको कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप देना पड़ेगा, तभी जाके ट्रेनिंग का इंसेंटिव होगा। रविंद्र जी बिल्कुल, आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आंदोलन शुरू हो चुका है और इसे रुकने नहीं देना है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग इस मुहिम से जुड़े। कुछ नहीं कर सकते हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, सिर्फ इतना ही अगर आप कर लें कि आप सही से गाड़ी चलाएं, सारे नियमों का पालन करें, क्या क्या सड़क के नियम हैं गाड़ी चलाने के उनको पढ़ें। ऐसे लिटरेचर्स, ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी, आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे अगर गाइडलाइंस आप ये पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं आप आंदोलन का हिस्सा ऑलरेडी बन गए। कुछ और बेहतर करना है, कुछ और समाज के साथ बेहतर जुड़ के करना है, तो कुछ आप एक्टिविटी ऐसी करें जिससे लोग जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। मिस्टर जूड, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, जिस तरह से रमाशंकर जी ने एक बात कही कि लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए, 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, क्या इस सिस्टम में जब हम ड्राइवर्स की ट्रेनिंग आप करते हैं, कोई कहता है 10 साल से मैं ड्राइव कर रहा हूं, कोई 15 साल से ड्राइव कर रहा हूं, तो जो 5 साल से ड्राइव कर रहा है और 15 साल से ड्राइव कर रहा है, तो क्या उनमें, उनकी ड्राइविंग में कुछ हम बदलाव देख सकते हैं, विजिबल कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? हाँ जी, इसमें देखिए दो चीजें हैं इसमें। पहला, एक तो जो 5 साल के अंदर हैं, और अगर आप आंकड़े निकालेंगे और हिस्ट्री निकालेंगे, मैक्सिमम एक्सीडेंट जितना हुआ है, जितना भी एक्सीडेंट्स हुआ है वो 10 के ऊपर और 15 साल से ऊपर वालों का ही फेटल एक्सीडेंट्स होता है, जो मेजर एक्सीडेंट्स होता है। कारण क्योंकि 5 साल के बाद, जैसे आपने बोला 5 साल के बाद ये ह्यूमन टेंडेंसी, एटीट्यूड होता है कि अंदर ही अंदर वो ड्राइवर के अंदर आ जाता है दो चीजें, मैं तो 5 साल हो गया, उसके अंदर ये आता है कि मैं उस्ताद हो गया, नंबर 1। दूसरा आता है, कई लोगों को ये भी आता है अंदर ही अंदर कि इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूं, आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो ये आ गए हैं वेटिंग लिस्ट नंबर 1 में, क्योंकि ये है हाई रिस्क का बिहेवियर का पैटर्न होता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग नंबर 1 बहुत जरूरी है। दूसरा, खाली ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद मंथली रिफ्रेशर्स, इंटरवेंशंस, जैसे रमाशंकर जी ने बोला, कई कंपनियों में जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उधर रिवार्ड सिस्टम्स है, महीना उनका रिवार्ड मिलता है। हर ट्रेनिंग के बाद जो मार्क्स स्कोर करता है, आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में जीपीएस लगे हुए हैं, जीपीएस के हिसाब से उनका जो गाड़ी चलाने का तौर तरीके, साइंटिफिक जो रीजंस होते हैं, जो हार्श ब्रेकिंग हो गया या उसका ओवर स्पीडिंग हो गया, हर कंपनियों में कई रूल्स भी हैं कि ओवर स्पीडिंग करेगा तो नो गो क्राइटेरिया, मतलब नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार इस कंपनियों में जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो कंपनियां होती है, वो ड्राइवर के लिए भी एक मर्यादा रखा हुआ है, उन्होंने उनके लिए भी एक बैकअप रखा हुआ है, वो उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आपको मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ज्यादातर आपने ड्राइवर्स का जो डाटाबेस देखा होगा, इनके पास बेस नहीं होता है, ड्राइवर बेस। तो इनका, अगर आप एक कंपनी में एक ड्राइवर का आंकड़े निकाल के रखते हो, उनका रिकॉर्ड्स रखते हो, वो ड्राइवर अगर छोड़ के चला जाता है कोई और कंपनी में, अगर विद इन द सिस्टम है तो कहीं ना कहीं से आंकड़े मिल जाते हैं। अगर वो कोई नए कंपनी में चला गया, वहां वो फिर से 0 से शुरू कर रहा है, जहां उसका हिस्ट्री किसी को पता नहीं लगता है। सो मेन इज ड्राइवर ट्रेनिंग एंड डाटाबेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी खास जरूरत है। और जहां तक ये एक्सीडेंट्स का सवाल है, ट्रेनिंग तक ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना बहुत जरूरी है, कि हर रोज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कानून नए आ रहे हैं, रोड वाइडन हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पीड भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप 25 साल पहले जाएंगे तो आप एक्सीलेटर के ऊपर खड़े हो जाइए, फिर भी आपकी गाड़ी बड़े मुश्किल से 25, 30, 40 छुएगी, और रोड भी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, सिंगल रोड हुआ करता था। आज के जमाने पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड है, 5 सेकंड में बोलते हैं कि 50 किलोमीटर छू, बेशक वो छोटी गाड़ी हो जाए या बड़ी से बड़ी गाड़ियां हो जाए। सो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसके पीछे साइंस है, जहां उस चालक को उस साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, मेरे अंदर कौन सी एजुकेशन आनी चाहिए ताकि मैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी को सुरक्षित तरीके से ले जाऊं। सो ट्रेनिंग, रिफ्रेशर एंड रेगुलर इंटरवेंशन जो होता है वो काफी जरूरी है। और ऑफ कोर्स
जब आप इनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, टुवर्ड्स देयर कंपनी, टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम और भी एग्जांपल देता हूं, जब ये ड्राइवर लोग टूर पे निकलते हैं 2-3 महीनों के बाद ये लोग वापस घर पहुंचते हैं। तो हमने कई कंपनियों में देखा है, कई ट्रांसपोर्टर्स को देखा है, अच्छे ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, जहां वो लोग क्या करते हैं, दिवाली हो गया या क्रिसमस हो गया, बड़े बड़े त्योहार आते हैं, तो वो लोग अपने जीप में सामान डालते हैं जो घर का फ्रीबीज होता है, कुकर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया या गैस हो गया, वो घर पे नहीं है, वो चालक घर पे नहीं है, बट वो परिवार के घर जाते हैं, उनके घर में ये तोहफा देते हैं और वापस आते हैं कि ये हमारे तरफ से क्रिसमस के लिए या दिवाली के लिए गिफ्ट है। सर्दियां तो रजाई दिया जाता है, स्पेशल विंटर क्लोथिंग्स दिए जाते हैं। तो उस ड्राइवर के अंदर भी वो आएगा कि यस, मेरे मालिक मेरा और मेरे परिवार का देखभाल कर रहा है, तो ड्राइवर उनको छोड़ के भी नहीं जाएगा। अगर जहां आप कोई भी एक्सीडेंट देखेंगे, चालक का बहुत कम उसमें योगदान होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अगर आप उसके रूट कॉज में जाओगे, उसको उस तरीके से चलाने किसने बोला गया था, उसको किसने वो पुश दिया था कि तुम इतने टाइम के अंदर तुमको पहुंचना है, नहीं तो तुम्हारा बिल्कुल मिस्टर जूड, मतलब जब एम्प्लॉयर प्रेशराइज करता है कि आपको इतनी जल्दी इस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो ड्राइवर पैनिक होके कई बार करता है। ये खासतौर से आप उनकी बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं और बस ड्राइवर्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बस के जो ड्राइवर्स होते हैं, जो प्राइवेट वाले, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि इतने चक्कर लगाने हैं, इतनी सवारियां भरनी है, और जिसका हादसा हमने देखा, यही कारण है जो होते हैं। डॉक्टर अंशुमान, हमने इस शो पे 4-5 दिन पहले एक मुद्दा उठाया था कि आप चूंकि डॉक्टर हैं, थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको बताएंगे भी, और 2 तरीके से जुड़ा है वो, कि हमें सबको पता है कि हमारी सड़क पे चलने से जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट पहुंच सकती है। इसी कारण से बहुत सारी गाड़ियों में लोग नींबू मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, सामने लगाते हैं, क्योंकि एक हमारी डाइनिंग टेबल की में खाने वाली वस्तु है, ठीक है ना, चीज है। और साथ के साथ भगवान जी को भी मंदिर से उठा के हम डैशबोर्ड पे उनको सजाते हैं, बैठाते हैं कि शायद यही कम से कम हमको बचा लेंगे। तो ये जो फिलॉसफी है, ये कैसे बदलेगी, सच्चाई में कैसे कन्वर्ट होगी लोगों को? यानी कि पता तो है डॉक्टर अंशुमान कि मुझे सड़क पे चलने से जान जा सकती है, इसीलिए वो बचाव के और सारे तरीके अपना रहे हैं। जो रियल तरीका है, जो मिस्टर जूड पीरिस सिखा रहे हैं, वो उन तरीकों की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। जो इन्होंने जूड ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी देखे डॉक्टर अंशुमान, आपने जब भी अपनी डिग्री कंप्लीट करी होगी, बट उसके बावजूद भी आप साल में 2, 3, 4, 5, 6 सेमिनार्स भी आप अटेंड करते होंगे। कोरोना काल में फिजिकली नहीं किए होंगे, बट ऑनलाइन फिर भी किए होंगे, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए। जो ड्राइवर जिसने एक बार 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले गाड़ी चलानी सीख ली थी, उसके बाद हर साल क्या नियमों में कोई बदलाव हो रहे हैं, क्या लोगों में किस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, गाड़ियां किस तरह की आ रही हैं, तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो उसके लिए तो क्या सेमिनार होते हैं, मैंने तो कभी भी सुना नहीं आज तक। जी रविंद्र जी, इसमें 3 तथ्य समझने की जरूरत है। नंबर 1, जो आपने कहा नींबू मिर्ची या भगवान की मूर्ति लगाना, मतलब जब गाड़ी आप खरीदने गए तो मेंटली प्रिपेयर हैं कि एक्सीडेंट तो होगा। पहले तो ये 0 टॉलरेंस होना चाहिए, इसको हम साइकोलॉजिकली समझें कि एक्सीडेंट होगा क्यों। एक्सीडेंट या तो आपकी गलती से होगा, या रोड की खराबी से होगा, दूसरे गलती से होगा। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं भगवान को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा दो कि आप ही चलाना। वही फिर बात आ गई गॉड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस तो है नहीं। अब बात आई, हर समय मैं कहता हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच रखने की जरूरत वो ड्राइवर के लिए भी उतनी है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मेरे मित्र फिरंगी बिडसर रॉयल मार्स्टन कैंसर सेंटर से इंडिया आए, मेरी गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, शाम तक इंतजार किया। बाद में उन्होंने पूछा कि यू डोंट हैव ड्राइवर? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ, लंदन में चलिए ड्राइवर रखना कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा इंडिया में तो सस्ता है, क्यों नहीं रखते हो? मैंने एक ही लाइन में उनको जवाब दे दिया कि अगर मुझे कैंसर सर्जन बनने के लिए इतने साल की पढ़ाई और ट्रेनिंग करनी पड़ी किसी के जीवन बचाने के लिए, तो जो ड्राइवर हो, जो मेरा जीवन बचा सकता है उस गाड़ी में बैठने के बाद, वो भी इतना ही क्वालिफाइड हो। इंडिया में ये ऐसे ड्राइवर की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए मैं ड्राइवर नहीं रखता हूं। तो इस लेवल, वो जीवन बचाने वाला है, और उसको आप किसको देते हैं? जो कुछ नहीं कर पाता है, किसी के साथ रह के ड्राइवरी सीखता है, लाइसेंस बनवाता है, रोड पे उतर आता है। अब इसको कैसे आप ये कर सकते हैं? साइंटिफिक टेम्पर एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
कितने रेगुलरली उनकी, जैसे हम लोग की कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन CME होती है, तो कंटिन्यूइंग ड्राइवर एजुकेशन CDE होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन। ये ड्राइवर के प्रोफेशन को हम रेस्पेक्ट से क्या देखते हैं? उसी ड्राइवर को जिम्मेवारी दी जाती है, गाड़ी भी तुम ही साफ करोगे, मैडम का थैला भी तुम ही उठाओगे और बाकी काम भी तुम ही करोगे, तो उसको लगता है ड्राइवर इज ए नेग्लेक्टेड प्रोफेशन। तो कोई भी अच्छा आदमी ड्राइवरी में नहीं आना चाहेगा। जब तक इन चीजों पर, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल, दोनों की बात मैं कह रहा हूं, लॉज और ये आप बनाते जाए नियम। अभी देखिए दिल्ली एनसीआर में जब से हुआ, कैमरे से स्पीड ट्रैकिंग हो रही है और चालान आ रहा है, किस तरह से लोगों की स्पीड कम होने लगी। तो एक रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। इन सब चीजों को अगर आप जोड़ें तो साइंटिफिक टेम्पर, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड सम फिलॉसफी टुवर्ड्स लाइफ, एवरी लाइफ मैटर्स, ये सिद्धांत हमारे सिटीजन में डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आज हो गया, जैसे आपने बताया 47 लोग मर गए, कल टेलीविजन पे देखिएगा डिबेट किसी और बात पे होने लगेगी। ये नहीं होगा, उसको रूट कॉज एनालिसिस करो। टोयोटा कंपनी के पास वर्ल्ड की बेस्ट R&D है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो पब्लिक सेफ्टी के लिए कार के कौन कौन से पार्ट अच्छे काम किए, एयरबैग काम किया नहीं किया, इस तरह। इंडिया में बता दीजिए कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हद तक हम प्रिवेंट कर सकते थे और आगे नहीं होगा। बार बार उसी तरीके का एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है जनता भी सो रही है, सरकार भी सो रही है और देश चल रहा है भगवान भरोसे। देश चल रहा है भगवान भरोसे, बट हमें देश भगवान भरोसे नहीं चलाना है। भगवान जी चला ही रहे हैं, भगवान जी हमारे साथ हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा काम, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और वो काम करने ही पड़ेंगे। आज का हम नेक्स्ट क्विज लेते हैं। हम 2 क्विज पूछ चुके हैं या 3 पूछ चुके हैं रमाशंकर जी? 3 हो चुका है, चौथा करेंगे हम लोग। चौथा करेंगे। तो चौथा ये देखिए आपके सामने आ गया। और मिस्टर ज्यूड, मैं चाहूंगा अगर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करें। हाँ जी। सडनली चेंजिंग लेन्स ऑन ए हाईवे व्हाइल स्पीडिंग इज, इसका ऑप्शन है आपके पास। ए, ओके इफ नो व्हीकल्स आर बिहाइंड। बी, ओके इफ इट इज डे टाइम। सी, ओके ड्यूरिंग वीकेंड्स और देयर इज लेस ट्रैफिक। डी, नॉट ओके एंड one should always slow down and indicate lane change beforehand. जी डॉक्टर अंशुमान जी, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए। आपके हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। जाए। लॉक हो गया है और ये ऑप्शन डी है डॉक्टर अंशुमान। और इसके विजेता भी, अब इसके कितने % रमाशंकर जी आंसर सही आए हैं? आंसर क्वेश्चन चौथा है ना ये? जी हाँ, क्वेश्चन चौथे के करीब 90% आए हैं। 90% आंसर सही है। इसका मतलब जो हम बात करते हैं ना कि लोगों को पता है, लोग जानते हैं, समझते हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि जब उनके सामने ऑप्शंस आते हैं तो उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता, अच्छा मैं ये वाला काम करता था लेकिन होना ये चाहिए, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल की आवश्यकता जरूर है। और हम देख लेते हैं कि इसके जो विनर्स हैं आज के कौन कौन हैं। ये है नागाश्री उपाध्याय, माधुरी चड्ढा और नितांशी। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से, जिस तरह से आपने ये गेम खेला है, जीता है, सड़कों के ऊपर भी इन्हीं नियमों का पालन करें। मैं 5th क्वेश्चन भी ले रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं ताकि ये। और डॉक्टर अंशुमान, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? नहीं, यही प्रॉब्लम हो रही है। उस बार भी क्वेश्चन नहीं आया था, आप ही पढ़ दीजिए रमाशंकर जी। Okay, so getting your vehicle modified by installing speed booster. कई बार आपने सुना होगा कि गाड़ियों में स्पीड बूस्टर लगाया जा सकता है ताकि वो मॉडिफाई होके आपको हायर स्पीड दे सकता है। आपके ऑप्शन ये हैं। ए, ओके सो लॉन्ग यू ट्रस्ट द मैकेनिक, एज लॉन्ग एज आपका मैकेनिक ट्रस्ट वर्दी है तो ये सही है। बी, नॉट ओके टू फिडल विद जेन्युइन इंजन पार्ट्स एज इट कुड बी रिस्की, जो कि ये रिस्की होगा इसलिए आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सी, ओके एज इट इज, जो आपका गाड़ी है आप जो भी करें ये ओके है। डी, ओके इफ यू डू इट योरसेल्फ, जब आप खुद करेंगे तो इसको ओके करेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या है रविंद्र जी। जी आंसर भी हम देख लेते हैं। आंसर जो आज का है वो आंसर ऑप्शन बी है, नॉट ओके। क्योंकि गाड़ी के स्पीड से छेड़छाड़ करना एक तो लॉ, दूसरा इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज में नहीं आता है।
आप गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बूस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हर चीज का एक लिमिट होता है, उसके टेस्ट का, पैरामीटर्स का, आप सब कुछ को छेड़ देते हैं। ये उसी तरह हो गया कि अगर आपका दिल ज्यादा तेज धड़कन करने लगे जो आपका बॉडी उसको बर्दाश्त ना कर पाए। बिल्कुल रमाशंकर जी, और अगर बूस्ट भी कर सकती होती तो मैं समझता हूं कि कंपनी पहले से ही करके भेज देती, आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है। और जो कंपनी के पास जो इंजीनियर होते हैं वो आप यकीन मानिए कि मैकेनिक जिससे आप करवाने जा रहे हैं वो कभी भी उतना क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। और जो आज के विनर्स हैं वो हमारे सामने हैं, संगीता सिसोदिया, श्याम शर्मा और शेषा साई कौशिक अदेपल्ली। तीनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं रविंद्र जी, शायद छूट तो नहीं गया। क्वेश्चन 3 एक बार देख लेते हैं, याद आ जाएगा हम लोगों को। आप देख लेते हैं। ये है, सॉरी, ये आंसर है इसके। नहीं, ये ठीक है, हो गया क्वेश्चन इसका, हो गया। साहब, जब हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं, लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम लोग जितनी बातें करते जा रहे हैं उतना ही हम कहते हैं ना और अंदर डीप चले जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक समस्या नहीं है, हर समस्या से दूसरी समस्या जुड़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही की विकल्प है? क्योंकि जहां पे देखें जिस तरह से आज एक्सीडेंट हुआ, जहां पे 47 लोगों की जो जानें चली गई, मैं समझता हूं यहां पे हो सकता है रोड इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट हो, गाड़ी की फिटनेस का भी फॉल्ट हो सकता है। मुझे याद है पहले, अब होता है या नहीं होता है, कि बसों में और ट्रक्स में स्पीड गवर्नर लगाए जाते थे कि वो 40 किलोमीटर की रफ्तार या 50, जहां की जो स्पीड लिमिट होती थी उससे ऊपर वो चाहे आप कितना एक्सीलरेटर दबा दें, पुश कर दें, वो गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। तो आज क्या वो स्पीड गवर्नर लगाए जाते हैं, उनकी जांच होती है क्या? क्योंकि अगर लगता है कि यहाँ पे अगर हम बस वाले मैटर में देखें तो मुझे ऐसा लगता है, मैं यहां से बैठ के ऐसा सोच सकता हूं, विजुलाइज कर सकता हूं कि उस बस के अंदर स्पीड गवर्नर नहीं रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज 40 में होता तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। देखिए, स्पीड गवर्नर गवर्नमेंट व्हीकल में मैंडेटरी है, ऑल हैवी व्हीकल्स में मैंडेटरी है। अब ये गवर्नमेंट व्हीकल था, इसमें था या नहीं था वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, नंबर 1। दूसरा, अगर था भी तो क्या ये ड्राइवर ने टाइम पर तो नहीं किया था? स्पीड गवर्नर कहीं अपना शॉर्टकट मार देते हैं, जनरली आपने देखा होगा, क्योंकि इनका टाइम बाउंड होता है, तो इन्होंने अपना स्पीड गवर्नर शॉर्टकट कर देते हैं। जैसे ही वो डिपो से बाहर निकले तब तक जब व्हीकल चेक हो जाता तो वो स्पीड गवर्नर काम कर रहा था, उसके बाद इन्होंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, एक शॉर्टकट लगा दिया, जब तक वो अपने पॉइंट में पहुंचेंगे नहीं तब तक रख देते हैं, उससे पहले वापस कनेक्ट कर देते हैं। तो स्पीड गवर्नर रहना या नहीं रहना एक बात है, क्या वो इफेक्टिव था, क्या वो सर्विसेबल था, वो देखने की चीजें हैं, नंबर 1। यस, जैसे आपने बोला कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और काफी, ये सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। अगेन मैं इसको ट्रेनिंग में ही लाऊंगा वापस, क्योंकि आपने एक चालक को अच्छा गाड़ी दे दिया, एक चालक को अच्छा रोड दे दिया आपने, सो गुड रोड गुड व्हीकल, बट द नॉलेज ऑफ द ड्राइवर, जो चालक का ज्ञान था, चालक का जो स्किल्स था, वो तो पुराना ही था। क्या वो चालक इस परिस्थिति में, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस अच्छी रोड में, क्या वो सही तरीके से गाड़ी को हैंडल करेगा? तो अच्छा रोड, अच्छी गाड़ी, अच्छी एक्सीडेंट, ये होती है तुलना, ये होता है एक फॉर्मूला। तो क्या वो इसमें ट्रेंड था कि इस चीजों को हैंडल कर पाए? और इतना आंकड़े थे, क्या वो गाड़ी ओवरलोडेड था? ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा कि गाड़ी के ओवरलोडेड था, उसके कैपेसिटी से ज्यादा था, क्योंकि गाड़ी में अगर कैपेसिटी से ज्यादा भी होगा तो सब कुछ ड्राइवर के डायनामिक्स में इफेक्ट करेगा, उसका ब्रेकिंग में इफेक्ट करेगा, उसकी स्पीड में इफेक्ट करेगा, उसके टर्निंग में इफेक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इफेक्ट करेगा। सो काफी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा या स्पॉट में जाने के बाद पता कहा जा रहा है कि ओवरलोडेड भी था, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा उन्होंने। देखिए रविंद्र जी, इसमें आपने जैसे बात करी ना, हमें लगता है कहीं ट्रेनिंग से ये तो नहीं सोच रहे हैं आपकी क्लास में लोग बैठे हुए हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं, वो जमाना गया। अभी जो ट्रेनिंग की बात हो रही है उसको कंटेक्चुअल ट्रेनिंग बोलते हैं, जैसे जिसमें स्किल जो है, स्किल सिखाने के लिए, हमने कैसे साइकिल चलानी सीखी थी, तो उसी तरह से सड़क कैसा है, गाड़ी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसको लेके आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है। और जो जुड़ जी बता रहे थे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा के, उसको कनेक्टेड सॉल्यूशन लगा करके हमें एक सिमुलेटर के जरिए, आजकल फ्लाइट की ट्रेनिंग भी वैसी ही होती है, पायलट की ट्रेनिंग वैसी ही होती है, तो जो पायलट के लिए तकनीकी यूज होता है वो गाड़ी के लिए भी यूज होता है।
और ये ट्रेनिंग जो है स्किल ट्रेनिंग है, और ये ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटे बैठना है, कई बार आप छोटे छोटे सेशन में भी इसको सीख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे अभी आप क्विज कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग हो गया सोचने का, अब आप इसको सिमुलेटर पे लेके जाएंगे तो वो करने का हो गया, फिर रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको मॉनिटर करेंगे। और आजकल इतनी अच्छी तकनीकी है कि डेटा एनालिटिक बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वही ड्राइवर जब अपनी रिकॉर्डिंग देखता है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद बोलता है मैं ये गलत कर रहा था, तो वो धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाता है। तो ये जो उसकी एक लगातार ग्रूमिंग हो रही है, ये एक अलग तरीके से हो रही है। आजकल ट्रेनिंग ऐसे होता है, दुर्भाग्य से इस ट्रेनिंग का इंसेंटिव नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रमाशंकर जी, आपने बताया टिप्पणियां देना चाहूंगा। ट्रेनिंग को किस तरह से कराई जाती है, जरूरी नहीं कि आपको एक क्लासरूम सेशन ही देना है। डॉक्टर अंशुमान, मैं लास्ट प्रश्न आपसे लूंगा आज का। जिस तरह से आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अपनी जान को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकता हूं जिसने किसी के साथ बैठ के कुछ दिन गाड़ी चलाना सीख लिया हो, और मैं अपनी या अपनी फैमिली की जान को उसके हवाले नहीं कर सकते, खतरा है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना योग्य है। क्योंकि जिस तरह से जब आपने डॉक्टर बने, सर्जन बने, तो सर्जन भी तो शायद ऐसे बन सकते होंगे ना कि कुछ दिन आपके साथ खड़े होके चीराफाड़ी करनी सीखी, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कौन सा कट कहाँ होता है, जो मैकेनिक सीखते हैं, जो आप बाहर मैकेनिक्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर में नहीं होते ओरिजिनल वाले, जो रोड साइड मैकेनिक्स होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी के साथ बैठ के कुछ दिन सीखते हैं कि ये वाला इंजन ऐसे खुलता है, फिर इसका ये वाला पार्ट टुकड़ा खराब होता है तो इसको ऐसे बदला जाता है। तो क्या डॉक्टर के भी, सर्जन भी ऐसे बन सकते होंगे? फिर तो अगर ऐसे नहीं बन सकते हैं तो वाकई में जो ड्राइवर्स हैं उनको भी जो 6 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड एक तरह से लर्निंग लाइसेंस टू कंफर्म लाइसेंस के लिए दिया जाता है, मुझे भी बताया गया कि 1 महीने के बाद भी कंफर्म कर दिया जाता है, तो क्यों नहीं उनका कोई एक बढ़िया अच्छे से करिकुलम डिजाइन किया जाए, ताकि वो जब तक उसे पास ना कर लें अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को, तब तक उनको लाइसेंस ना मिले। जी बिल्कुल, सरकार के स्तर पे ये करना चाहिए, जो भी अमेंडमेंट की जरूरत है। जैसे अभी मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड किया था, तो मोटर व्हीकल एक्ट जब अमेंड किया तो सारी चीजें सिर्फ पनिशमेंट के अमाउंट को मैक्सिमम आप चेंजेस देखेंगे तो उसको बढ़ा दिया गया या माइनर चेंजेस आए। उसमें कहाँ ऐसी बात थी कि ड्राइवर की ट्रेनिंग, ड्राइवर का सर्टिफिकेशन कोर्स, इन सब चीजों को देखते, प्लस ऑनगोइंग एवरी 5 ईयर्स, जैसे मेडिकल में होता है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन एवरी 5 ईयर्स, क्या अपडेट करेंगे उनको? गाड़ी की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इंजन का मेथड चेंज हो गया, एंटी स्किड आ गया, ब्रेकिंग सिस्टम चेंज हुआ, तो आप इसको अपडेट कैसे कराएंगे? इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप अगर ऐसे ड्राइवर को अपना रिक्रूट ही करना बंद कर दें तो इस लॉट पे प्रेशर आएगा कि भैया तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा, जिसमें आई साइट मतलब कलर ब्लाइंडनेस, विजन, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, इसका बिल्कुल वैधानिक तरीके से स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, क्योंकि ऐसे गलतियों के कारण एक्सीडेंट होना, मैं उसको कल्पेबल होमिसाइड मानता हूं। कि आपको पता था कि आप इनफ ट्रेन नहीं है और ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठ गया, तो जिसको बिठा के ले जा रहा है मैं मानूंगा उसको, उसका इंटेंट था कि उसको मर्डर करने के लिए ले जा रहा है। तो सिटीजन को क्या चाहिए? अब जिनको पेमेंट दे रहे हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी है या नहीं है, अदरवाइज रिक्रूटमेंट ना करें। जैसे ही डिमांड करेंगे आप, सरकार इस नियम को पारित कर देगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। बड़ा कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर जूड जी? हाँ जी, फर्दर टू मिस्टर, जो आप अगर देखेंगे हमारा जो CMVR है, हमने इसमें रिसर्च किया है। मैं अभी आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, दुनिया में सबसे अच्छा CMVR कौन से देश का, ये बताइए, सबसे अच्छा CMVR विच कैन बी इफेक्टिव। इसमें हमने रिसर्च किया था, आई विल नॉट टेक टाइम, इसमें रिसर्च किया था। वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट CMVRs आर इंडियाज मोटर व्हीकल एक्ट। द सैड पार्ट इज कि इसको स्ट्रिक्टली रिगरसली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल जी ने बोला मेडिकल पॉइंट्स, अगर आप मेडिकल पॉइंट से जाएंगे, वी हैव डन ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हमने किया था बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। मेडिकल पॉइंट्स जो है उसमें हमने देखा गया, जो सिंपल आई का जो कलर ब्लाइंडनेस है, एक्यूट टेस्ट है, जो क्रॉनिक होता है जिसका क्यूर नहीं है, हमने देखा 70% ऑफ द ड्राइवर्स आर हैविंग नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर विजन प्रॉब्लम, बट स्टिल दे आर इन द ऑपरेशन। वो ऑपरेशन में है अभी भी, बिकॉज उस ठेकेदार का तो पूरा बिजनेस गया अगर पूरा खत्म हो जाएगा। बिकॉज डे एंड नाइट जब ये ड्राइवर्स लोग चलाते हैं तो इनका नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, इनका विजुअल एक्यूटी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रॉनिक है ये।
अगर देखिए बात वही आ गई रविंद्र जी, बात वही आ गई जहां हम लोग रोज बात कर रहे हैं कि जिस कंट्री में इतने अच्छे लॉज हैं, इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं और इतने ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी जनता को, लेकिन इन्फोर्समेंट जीरो है। तो अगर इन्फोर्समेंट जीरो है तो आउटकम क्या होगा? और यही समस्या है। और हो क्या रहा है, आप फिर भी ड्राइवर को रखेंगे क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। सरकार फिर भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देगी क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। हम फिर भी उसी सरकार को चुनेंगे क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। तो चॉइस कहाँ है रविंद्र जी? जी, चॉइस कहाँ है? हमें चॉइस ढूंढनी है, चॉइस बनानी है, क्योंकि जब तक चॉइस की बातें हम करते रहेंगे, ड्राइवर सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। कितने, मतलब आप देखिए, भगवान थे और उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। और हम अपना सारथी किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं? जो सबसे कम पैसा लेता है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वो होती है कि ये तनख्वाह कितनी लेगा। हम उसके आधार पे मेजॉरिटी में हमारी ये चॉइस होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है या अपनी जान महत्वपूर्ण है, अपने परिवार की जान महत्वपूर्ण है, सड़क पे चलने वाले लोगों की जान महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आती है कि उन सारथियों को, उन चालकों को कौन इज्जत देगा? कैसे हम उनको समाज में इज्जत दिलवाएंगे? जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि उसी व्यक्ति को ड्राइवर बनाते हैं, उसी से हम गाड़ी साफ करवाते हैं, उसी से मैडम का हम बैग भी उठवाते हैं, उसी से सब्जियां भी मंगवाते हैं। जो भी काम हो सकता है, हमें वो ड्राइवर नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारा एक हेल्प है, एड है, जो किसी भी तरह का काम कर सकता है या उसे करना चाहिए। तो हमें ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि यदि हम ड्राइवर अपॉइंट करें तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ, कैसे, कितनी हुई है। अगर उसके पास किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है तो ज्यूट साहब जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है और अपनी कंपनी में, अपने कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग में उनको शामिल किया जा सकता है। तो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 10 बजे। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।